देखो जी, सो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? जून 2015 के पेपर से। और लास्ट क्लास में आई थिंक दिसंबर 2017 वाला किया था ना। तो अभी इसके एक क्वेश्चन रह गया था, तो जो भी क्वेश्चन अभी इसमें बीच में एक दो क्वेश्चन रह गया होगा तो आप सॉल्व करो। जो रह गया वो मैं एक क्लास में करवा दूंगा एक साथ, है ना। आप लोग बताना कि किस पेपर में क्या रह गया है। सो है ना, एक मतलब बैकअप क्लास टाइप का लेके कि जो जो क्वेश्चंस रह गया वो करवाते हैं। क्योंकि इसमें वो लास्ट क्लास में जो छोड़ा था वो उसका था सिंप्लेक्स मेथड का, उसका थ्योरी थोड़ा देखना था। सो अभी इसके पेपर देखते हैं। हो तो सारे क्वेश्चन जाएंगे, देखो आपसे भी हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा। मुझे भी कुछ चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा, ये है। सो अब क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो आएगा, बट कुछ आसान कुछ मुश्किल। तो मेनली देखो आप एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, मेन तो एग्ज़ाम का है ना। कि ईजिली हम लोग कैसे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपका भी पर्पस एग्ज़ाम होना चाहिए, सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद सीखते रहो। सो देखिए, पेपर भेजा है मैंने ना, तो उसमें जो हमने क्या भेजा है, 18 जून का आई थिंक पेपर भेजा है ना। सो अभी जून 2018 वाला पेपर देखते हैं। इसमें यूनिट 4 है ना, 49 से स्टार्ट है। तो अभी इसके हम लोग जो पार्ट बी है और है ना यूनिट 4 वाला पार्ट अभी कर रहे हैं हम लोग। तो देखो 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49th क्वेश्चन जो है, तो ये लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन से स्टार्ट किया है। कह रहा है कि इन अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 30। ठीक है। सो एल एस डी में आपके पास बोल रहा है कि एरर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। सो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 30। तो पूछ क्या रहा है, द ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी ट्रीटमेंट इज। सो पूछ रहा है ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आसान। देख बताओ, 4 जैसे 5, सी में कह रहा है 6 एंड डी में कह रहा है 7। पहले आप लोग सोच के बताओ क्या होगा। क्या होना चाहिए जी? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है ना, ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ है, देखो है ना, ग्रुप में ऑलरेडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर है ना। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला बेस्ड है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे है, सीधा सीधा। देखो क्या फॉर्मूला होता है लेटेंट स्क्वायर डिजाइन का। बोलो भाई। जैसे इसका है, तो मान लो लेटेंट स्क्वायर डिजाइन विथ टी ट्रीटमेंट्स है ना, देयर आर टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो ट्रीटमेंट का मान लो टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है ना, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स टी है। तो इसमें क्या होता है, मेनली आपको देखना है कि ठीक है ना, मतलब टी क्रॉस टी का डिज़ाइन आपके पास है। सो ये जो एल एस डी है, दिस इज टी क्रॉस टी डिज़ाइन है। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स टी है यहाँ पे। तो मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, एरर क्या होता है, फॉर्मूला याद है?
जो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है फॉर्मूला, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, इससे काम हो जाएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ना, ये क्या है। सो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है, ये आई थिंक फॉर्मूला आता है t-1 इंटू t-2, और ट्रीटमेंट का क्या होता है t-1। सो अगर ये 30 है तो क्या t-1 निकाल पाओगे, यहाँ से t निकाल लो और फिर t-1 आपको बताना है क्या आएगा, बताओ। टोटल की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, इसका फॉर्मूला हटाओ। सो टोटल होता है t² -1 ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि t² टोटल ऑब्जर्वेशन होगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम t² हो जाएगा, तो t² -1 होगा। तो ये फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला है, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम t-1 होता है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम t-1 इंटू t-2, ये 30 के इक्वल दे रखा है आपको। तो इसको जरा सॉल्व कर लो। 30 क्या होता है, ये कंजिक्यूटिव नंबर है, 6 इंटू 5 है ना। सो t-1 इज 6 and t-2 is 5, so t यहाँ से 7 आ गया, तो t-1 is 6, तो 6 इज द आंसर। इसमें कुछ है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो मतलब इसमें जानने की क्या जरूरत है, एलएसडी डिजाइन का फॉर्मूला क्या होता है, टी रोज हैं, टी कॉलम्स हैं, t² टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया, देन ये जो फॉर्मूला क्या है उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 50, ये कह रहा है कि, तो ये तो ऐसे मैथमेटिक्स टाइप का लग रहा है कि सपोज दैट, ये बता रहा है कि सपोज जो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड देन आपसे पूछ रहा है कि देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y क्या होगा। अगर 3x प्लस 2y का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यूनिट 4 में ये सब आने लगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्टिमाइजेशन का एक्चुअली है, मैं समझ गया, है ना। जैसे है ना यूनिट 4 में तो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च दोनों है ना, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ऑपरेशन रिसर्च मतलब समझ लो। तो बताओ, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सर समथिंग लाइक 3 टाइम मॉड एक्स प्लस 2 टाइम मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, देन हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y। लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जानते हो, वो भी लगा सकते हो, नहीं तो लाग्रांज में दिक्कत होगा। सो काइंड ऑफ इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना ले। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, तो अगर आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो जो कॉर्नर पॉइंट होगा या बाउंड्री पॉइंट ही होगा जो पॉइंट ऑफ है ना मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो क्या आएगा, निकाल के बताओ, सोचो। उसका ग्राफ बना लो, देखो बाउंड्री पॉइंट पे कहाँ मैक्सिमम होगा, बस ये चेक कर लो। वन बाई 3,0 पर अच्छा, तो पुट कीजिए, वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम, 3। 3। अच्छा, देखो जी बाकी लोग। सो ठीक है, थोड़ा हम लोग वो भी कर सकते हैं इसको, अगर मुझे थोड़ा आसान बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मान लो अभी के लिए, है ना, इसका मतलब इसका ग्राफ बनाना मुश्किल थोड़ी है, इसका ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ बना के देखिए जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनमें से किस पे लार्जेस्ट है, दैट्स आंसर आ जाएगा जैसे उन्होंने बताया। और थोड़ा अगर इसको मैं रिड्यूस करूँ तो ऐसे बना सकते ही हैं कि पहले बाउंड्री का ग्राफ बना लेते हैं, 3 mod x प्लस 2 mod y इज़ 1, इसका ग्राफ बना लीजिए। सो जैसे
हम अगर पॉइंट्स लें, जैसे x को 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, यह है ना, मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट में आंसर आएगा आपका 3x + 2y = 1। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा रफली, ठीक है। ये लिख देता हूँ तो स्क्वायर जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे ही रफली ग्राफ बना रहा हूँ। तो इधर x एक्सिस पे क्या होता है, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू +-1/3, सो ये 1/3 0, ये होगा -1/3 0, है ना। इधर जब y को, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, 0 कर दीजिए तो 1/2 और यहाँ 0 -1/2। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। इनमें से किसी एक थ्योरम होता है ऑप्टिमाइजेशन में कि अगर आपके पास जो फिजिबल रीजन वो बाउंडेड है और लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, लीनियर प्राइम प्रॉब्लम में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर लीनियर है तो द मैक्सिमम विल अकर ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, इन चारों में पुट करके देख लीजिए किसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी। जैसे मैं अगर नाम दे दूं A B C D, तो ए पे अगर देखें तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ ए को ना, तो आ जाएगा 4/2, तो 2 आ जाएगा। बी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे 1/3 0, सो 3 × 1 9 × 1/3 +0 3 आ गया। ऐसे ही आप अगर सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो -2 आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग -3 आएगा। तो लार्जेस्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो ये 3 इज द आंसर। देख लीजिए ऐसा आंसर मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था तो इट इज़ 3, ठीक है। सो इसमें जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ही 3 है, पहला ऑप्शन ए 1, दूसरा बी, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन था, ठीक है 3, ठीक है। 51 देखिए, 51 कह रहा है कि स्टैंडर्ड फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल सम फेस अदर देन 5 और 6 टर्न्स अप। तो एक डाई को आप रोल कर रहे हैं तब, मतलब थ्रो कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं तब तक जब तक कि 5 या 6 के अलावा कुछ और ना आ जाए, तब तक आप थ्रो करेंगे, है ना। सो इट्स समथिंग लाइक, है ना, यू आर थ्रोइंग अ डाई अंटिल यू गेट अ सक्सेस। तो यहाँ सक्सेस है अदर नंबर गेटिंग, जैसे मैं अगर सक्सेस डिफाइन करूँ गेटिंग 1 2 3 4, और फेलियर, ठीक है, ये सक्सेस है, और जो फेलियर है वो है 5 6। तो यहाँ एक्स इज काइंड ऑफ, देखते हैं आगे क्या है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ डाई इज रोल्ड अंटिल यू गेट अ नंबर अदर देन 5 6, मतलब 1 2 3 4 में से कोई एक आ जाए तब तक रोल करेंगे। तो है ना, रोल अंटिल यू गेट अ फर्स्ट सक्सेस लाइक दिस। सो कह रहा है एक्स डिनोट द फेस वैल्यू ऑफ द लास्ट रोल। अच्छा, अब एक्स यहाँ कुछ और है, फेस वैल्यू ऑफ द लास्ट रोल। तो आप कहाँ तक रोल कर रहे हैं डाई को, जब तक कि 5 6 के अलावा कुछ और ना आ जाए। तो एक्स का सपोर्ट क्या होगा लास्ट रोल पे, क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ये होना चाहिए ना। सो लास्ट रोल या तो यही हो सकता है एक्स का सपोर्ट 1 2 3 4, क्योंकि यू आर रोलिंग अंटिल यू गेट दिस। तो पूछ क्या रहा है, एक्स डिनोट द फेस वैल्यू ऑफ द लास्ट रोल, एंड ए एक इवेंट दिया है। सो इवेंट ए आपके पास है कुछ इस तरह से, एक्स इज इवन, मतलब इसका मतलब है 2 4, ये एक इवेंट है। बी इवेंट है एक्स इज एटमोस 2, एटमोस 2 ना जी, तो एटमोस 2 में तो एटमोस 2, सो 1 2 आ गया, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ट्राई कीजिए ज़रा। पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। दूसरा ऑप्शन है ए, अच्छा सब में इंटरसेक्शन ही पूछा है एक्चुअली, तो ए इंटरसेक्शन बी ही सब में पूछा गया है। सो 0 1/6 1/4 1/3, बताइए, ये है, ठीक है। सब में इंटरसेक्शन की ही प्रॉबिलिटी पूछी गई है, तो आप जरा निकालिए। क्वेश्चन क्लियर है, सोचिए थोड़ा।
1/4। 1/4। देखिए बाकी लोग, क्या आपको यही आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है 1/4। तो ये 50-51 था ना, सो 51 में 1/4 आई थिंक थर्ड ऑप्शन है ना। लेकिन ऑप्शन में तो आई थिंक 2 है, चेक करिए ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या कह रहा है? 51 है ना क्वेश्चन ये, सो 51 का जो आंसर है वो 2 ऑप्शन कह रहा है। पिछले वाले का 3 आया था ना, पिछले वाले का 3 आया था, उसके पिछले वाले का हमारा 7 था, तो 7 वॉज ऑप्शन 49 का 3, तो 7 भी 3 में ही रहा होगा। ठीक है, देखिए। अच्छा, लेकिन नहीं, 49 में तो फोर्थ पे 7 था, तो ये किसी और पार्ट का आंसर है क्या? 18, फिर इसमें मिस्टेक होगा शायद। ये क्वेश्चन सेट सी है। अच्छा सी है, इसीलिए हाँ वही मिस्टेक दिख रहा था। अच्छा, हाँ ऊपर लिखा होगा ना, तो हमने जो पेपर दिया है ये तो, हाँ ये सी वाला सीरीज है ना, तो ये सी सीरीज का है, तब 4 आते थे ना। अच्छा ए बी सी ना, सॉरी 3, तो सी का है। ठीक है, तो सी में हमारा 49 का 3 था, 50 का भी 3, 51 का भी 3। लेकिन 49 हमारा कितना आया? हमारा 6 आया, ओ सॉरी सी आया ना, ठीक है। इसका भी सी आया था, यहाँ भी सी ही ऑप्शन था, थर्ड वाला सी ऑप्शन था, एंड यहाँ भी सी है। ठीक है, देखिए बाकी लोगों को समझ आ रहा है कैसे आएगा? तो सिंपल है ना। तो ए बी में कॉमन क्या है? यहाँ से अगर आउटकम लिखेंगे आप, ए बी में कॉमन क्या है आपके पास? सिर्फ 2 है। सो अब पता, ईच रोल्स आर इंडिपेंडेंट है ना, जो क्वाइन का केस हो या डाइस का केस हो, एवरी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि पिछला ट्रायल अगले ट्रायल को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। सो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट ट्रायल पे 2 आया, यही पूछना चाह रहा है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि लास्ट ट्रायल पे 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे तो 4 ही पॉसिबिलिटी था ना, क्योंकि 1 2 3 4 में से ही आएगा, क्योंकि इसने ये कहा ना लास्ट ट्रायल फिक्स है, क्योंकि x कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 ओनली। क्वेश्चन में गिवन है, मुझे सैंपल स्पेस ही ऐसा है कि यू रोल अंटिल यू गेट 1 2 3 और 4, तो 4 ही पॉसिबिलिटी है लास्ट रोल के लिए स्पेशली, है ना। सो लास्ट रोल के लिए ओनली 4 पॉसिबिलिटी यू हैव, राइट। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, तो इनमें से एक ही आना है, और तो इसीलिए 1/4 है, देख लो। ठीक है भाई, ये कुछ और जस्टिफिकेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्टी टू जो आपके पास है, ये कह रहा है कि एक्स वाई बी आई आई डी यूनिफॉर्म 01। ये एक्स वाई आई का आई आई डी यूनिफॉर्म 01 आपको गिवन है, एंड जेड है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, एंड डब्ल्यू है मिनिमम ऑफ एक्स वाई। सो इफ आई वांट टू आस्क व्हाट इज जेड प्लस डब्ल्यू, क्या आप बता पाएंगे किसके इक्वल आएगा? ऐसे जरूरत नहीं है, हालांकि मैं ऐसे ही जस्ट चेक कर रहा हूँ, है ना। जेड प्लस डब्ल्यू हमेशा एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा एट द सेम टाइम, ये दो ही है ना। तो ये कई बार जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म 01 में इट इज काइंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो ये बीटा होगा। सो दिस इज बीटा, क्या लिखते हैं आप, सैम्पल साइज 2 का है, तो ये 2,1 होगा, n,1, और ये बीटा 1,2
2, यही ना होता है ना थ्योरम, देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर स्टार से क्या होता है 1 कॉमा एन, एन कॉमा 1। एनीवे देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछा क्या रहा है आगे। सो हमसे पूछा क्या गया, इस ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूरत नहीं था जो मैं बता, बस मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। सो मेनली हमें देखना है कि पूछा क्या है। तो हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1 है, जेड मैक्सिमम एक्स वाई का और डब्लू मिनिमम है एक्स वाई का। और पूछा गया है हमसे कि जेड माइनस डब्ल्यू जो है वो हाफ से ज़्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसके 4 ऑप्शन है, 1/, है ना, देखिए ट्राई करके, 1/2, 3/4, 1/4 एंड 2/3, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सो जेड प्लस डब्ल्यू तो मैंने बता दिया एक्स प्लस वाई है ना, जेड माइनस डब्ल्यू। तो जेड माइनस डब्ल्यू इज काइंड ऑफ, ध्यान से देखिए, जेड माइनस डब्ल्यू मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स वाई। क्या कोई बता पाएंगे कंसाइजली, इज इट एक्स माइनस वाई का मॉड, हाँ या ना। एक और तरीका है ना, जैसे जिस तरह से मैं लिखा ना जेड, जैसे मैं लिखा जेड प्लस डब्ल्यू इज एक्स प्लस वाई, इसका दूसरा लॉजिक ये भी है ना कि एक फॉर्मूला हमारे पास आता है मैक्सिमम मिनिमम का, जो आप जानते होंगे आप लोग। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ना हाफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई होता है ना। और मीन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मूला है हाफ एक्स प्लस वाई माइनस, चेक करना ये फॉर्मूला मैं सही लिख रहा हूँ ना, ये देखिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों को, यही आपका था W और ये आपका था, सॉरी ये आपका था Z एंड दिस वाज W, ठीक है। तो Z एंड W इस तरह से है। सो ये है आपका Z और ये है आपका W, जो मैं कह रहा था कि Z प्लस W क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। आप ऐड करके देखिए दोनों इक्वेशन को, ये मिल जाएगा। और Z माइनस डब्लू मॉड एक्स माइनस वाई, इट इज काइंड ऑफ दिस। अब डिफरेंस ऑफ टू यूनिफॉर्म क्या होता है, ट्रायंगुलर, जरूरत नहीं उसकी ना। अब ट्राई कीजिए आप, तो यहाँ से अगर मैं इसको एक्स वाई में बुला लूँ, वापस ले आऊँ, तो ये हो गया मॉड एक्स माइनस वाई मोर देन हाफ। क्या आप ये निकाल पाएंगे आप लोग, तो इसका ग्राफ बना लीजिए, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा। एरिया अंडर दिस रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस, यूनिफॉर्म है ना। तो इसका ग्राफ बना लीजिए और देखिए इसका एरिया कितना है सैम्पल स्पेस में। सैम्पल स्पेस तो हमारा 0 1 वाला है। सो मीन्स ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा जो सैम्पल स्पेस है x 0 से 1, y भी 0 से 1, तो ये जो स्क्वायर है ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब इसके अंडर इसका ग्राफ बना लीजिए, तो जो इसका एरिया आएगा वही आंसर होगा। आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं, बट यू नो है ना इंटीग्रेशन से, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ईच पॉइंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जस्ट आप इस रीजन का ग्राफ बना के इसका एरिया निकालो, जो इसका एरिया आएगा वही आंसर है, क्योंकि सैम्पल स्पेस का एरिया 1 है। तो एरिया ऑफ फेवरेबल रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस निकालिए। ग्राफ बनाइए उस रीजन का सैम्पल स्पेस में, एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। आएगा जी।
एरिया निकालना आता है आप लोगों को, या इंटीग्रेशन करना आसान लगता है? ग्राफ तो फ्री बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे तब भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, और बिना इंटीग्रेशन करना चाहोगे तब भी। तो एरिया निकाल लो। एरिया मतलब चूंकि ये रेगुलर रीजन होगा, रेगुलर सेंस ट्रायंगल होगा या इस तरह से कुछ होगा, जो एरिया इजीली निकाल पाएंगे आप। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है रफली, जैसे ये दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मॉड हटाइए, है ना। सो एक बार आपको x माइनस वाई का, जब भी किसी रीजन का ग्राफ बनाना है तो पहले बाउंड्री का ग्राफ बनाना होगा। तो मॉड x माइनस वाई इज हाफ, सो x माइनस वाई इज हाफ, दूसरा रीजन आएगा x माइनस वाई इज माइनस हाफ। तो क्या आएगा, तो एक में x 1/2 y माइनस 1/2, तो x में इधर मान लो इस बीच से पास करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा x माइनस वाई इज हाफ, और एक यहाँ से पास करेगा x में -1/2, y में 1/2। तो ये हो गया x माइनस वाई इज माइनस हाफ, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल वो रीजन है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो निकाल पाएंगे, ये जो रीजन सेट कर रहा हूँ इसका एरिया आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मोर देन था ना, तो ये जो रीजन है इस बीच का, ये है मॉड x माइनस वाई लेस देन हाफ। तो इसके बाहर और इसके बाहर जो है वो मोर देन हाफ, ठीक है। बीच वाला है मॉड x माइनस वाई लेस देन हाफ, मतलब -1/2 से +1/2, ठीक है। तो जो रीजन मैंने सेट किया उसका एरिया निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ y 1 है, y को 1 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी 1/2 ही है, ठीक है। और ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 ही होगा। कैन यू फाइंड द एरिया, ये हाफ है, ये हाफ है। सो एरिया एक ट्रायंगल का कितना एरिया है, दो ट्रायंगल है ना, तो मैं 2 टाइम कर देता हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो काट दो, 1/4 आंसर है, देख लीजिए ये सही है। ओके ना, 53 देखिए, ये कह रहा है कि कंसीडर अ मार्कोव चेन हैविंग स्टेट स्पेस। सो स्टेट स्पेस आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है। ये है, फिर इसमें 1/4 1/4 1/4 1/4, यहाँ है 1/3 0 1/3 1/3 1/2 0 1/2 0, ठीक है, ये आ जाएगा। सो तो आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस देखिए थोड़ा, है ना, जैसे मैं एक ऑप्शन लिख के बताता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p टू n इज 0 एंड समेशन p टू n इज इन्फिनिटी n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये है पहला ऑप्शन। तो ये क्या करना चाहिए, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। फिर स्टार्ट विथ स्टेट 2, यू रीच टू स्टेट 2 आफ्टर n स्टेप, ये इन n स्टेप। सो तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है स्टेट 2 का, जिसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए जरा। आप ये सॉल्व कीजिए, पाई इज इक्वल टू पाई पी, जरा इसको सॉल्व करके जरा बताइए क्या आएगा लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ। सो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जरा ट्राई कीजिए। तो उससे सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, ठीक है, 0 0 बस है ना, बी में यही चीज़ है कि यही वाली चीज़ है, चारों ऑप्शन में इसी को बस है ना घुमाया है। तो इसमें क्या है कि जैसे
ठीक है, तो ये 0 कह रहा है, फिर कह रहा है ये 0 होगा लेकिन ये फाइनाइट होगा, ठीक है, फिर ये कह रहा है ये 1 होगा, इन्फिनिटी होगा, फिर ये 1 होगा और ये फाइनाइट होगा। ये 4 ऑप्शन है, ट्राई करके बताइए। सो एक बार स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकालो और नेचर चेक करो, पहले इसका नेचर चेक करो, ये किस टाइप का मार्कोव चेन है, क्या ये इरिड्यूसिबल है और पीरियोडिक है, तो उस केस में है ना जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है वही लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होगी। ट्राई करके देखो थोड़ा सा, फिर मैं करता हूँ। यू फाइंड लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, तो कई बार स्टेशनरी से भी लिमिटिंग आ जाता है, बट यू फर्स्ट एनालाइज द नेचर ऑफ दिस मार्कोव चेन। ये आई थिंक किसी का डेफिनेशन भी है ना, ये फाइनाइट होना किसको इम्प्लाई करता है और इन्फिनाइट होना किसको इम्प्लाई करता है, ये आई थिंक एक जो टू स्टेट है ना, स्टेट टू के बारे में कुछ बता रहा है। स्टेट टू क्या है यहाँ पे, जरा इसका ग्राफ ग्राफ बनाते हैं पहले, चलो तुम ट्राई करके देख लो अपने हिसाब से, फिर मैं करता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से कुछ डेफिनेशन मुझे याद आ रहा है, कुछ ट्रांजिएंट या रिकरेंट का डेफिनेशन भी इसके टर्म में कुछ था, है ना, जैसे मुझे याद आ रहा है कि स्टेट इज ट्रांजिएंट इफ एंड ओनली इफ ये सम इन्फिनिटी हो जाएगी, शायद मैं देख लेता हूँ, रॉस वाली बुक में है तो। पहले ये चेक करो इरिड्यूसिबल है और पीरियोडिक है और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उससे काम हो जाएगा। फिर स्टेट्स क्या है ना, ऐसा कुछ था ना, हाँ, कि ट्रांजिएंट के लिए फाइनाइट होगा और रिकरेंट के लिए क्या होगा, फाइनाइट होगा, ओके। वो इस तरह कुछ थ्योरम है तो। सर ग्राफ बनाए तो टू ट्रांजिएंट आना चाहिए आई गेस। बनाइए ग्राफ बनाइए, आपको चेक कीजिए, देखो मैं आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा हूँ ना, पहले तो ये क्या ये इरिड्यूसिबल है, एक बार चेक करके देखो, क्या ये अपीरियोडिक है, और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, जरा ये निकालिए, और स्टेट्स का नेचर चेक कीजिए कि जो स्टेट्स हैं वो रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, इससे ही क्लू मिल जाएगा हमें, ठीक है। ओके है ना, रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ इनफिनाइट, है ना, ऐसा थ्योरम है, ठीक है। सो रिकरेंट होगा इफ एंड ओनली फाइनाइट, इस तरह से होता है ना, इनफिनाइट होगा। तो स्टेट टू चेक कर लो, रिकरेंट है कि ट्रांजिएंट है, इसमें चेक कीजिए, जैसे मैं अगर तो यहाँ से हम थे ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 1 से 1 में हाफ प्रोबेबिलिटी है, 1 से 3 में आपके पास हाफ है, ठीक है। फिर 2 से तो हर जगह जा सकते हैं, 2 से 1 में भी जा सकते हैं, 2 से 2 में भी है, 2 से 3 में भी और 2 से 4 में भी जाएंगे, ठीक। 1/4 चांस है सबका, ठीक है। 3 के बाद 3 से आप 1 पे आ सकते हैं, एंड ठीक है, और 3 से 2 पे नहीं जा सकते, 3 पे 3 एंड 3 से 4, और 4 का है 4 से 1 पे जाएगा एंड 4 से 1 2 3 4 3 पे, यही था ना। सो चेक करो भाई, स्टेट टू को जरा देखो ध्यान से, टू क्या है, ट्रांजिएंट या रिकरेंट, टू से अगर निकल गया तो वापस टू पे आ पाएगा, सो टू से निकल के कहाँ कहाँ जा सकता है, टू से 1 पे जा सकता है, 1 से 3, है ना, सो टू पे वापस आने का कोई रास्ता है, टू पे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, है ना। 2 से 2
2 से 3 का है ना, लेकिन 2 पे वापस आने का कोई रास्ता है रिटर्न आने का? इज देयर एनी वे टू रिटर्न फ्रॉम 2, मतलब रिटर्न टू स्टेट 2? वंस यू लीव द स्टेट 2, विल यू बी एबल टू रिटर्न एट 2? नो, है ना? so इसका मतलब है 2 इज ट्रांजिएंट, 2 इज ट्रांजिएंट। और ये एक थ्योरम है जो प्रखर अभी चैट में इन्होंने लिखा है, ये रॉस वाली बुक में एक थ्योरम है कि ठीक है, ये कहता है कि अगर 2 क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है, तो क्या होगा उसमें था 2 रिकरेंट है, इफ एंड ओनली फाइनाइट होगा, ट्रांजिएंट है, इसीलिए समेशन p2 to n जो होगा n फ्रॉम 1 से ये फाइनाइट होगा। ये एक जस्ट रिजल्ट है, अगर रिकरेंट होता तो सम इन्फिनिटी होता। बस रॉस वाली बुक में आप खोल के, रॉस का जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस की बुक है उसमें मैंने देखा था, तो उससे आपको मिल जाएगा। जैसे ये पता चल गया कि इन्फिनिटी वाले तो आउट हो गए, जो इन्फिनिटी कह रहा वो तो आउट हो गया, तो या तो 2 सही है या 4 सही है, ठीक है। अब आपको देखना है स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, तो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पाई पी इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब यहाँ पे ना पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, यही है। तो अच्छा, लिमिटिंग 2 से 2, ओ ऐसे भी देख के बता सकते हैं ना हम लोग, मतलब ये निकालने की जरूरत है स्टेशनरी, तो देख के पता चल रहा है कि एक बार 2 से निकल गया ना तो वापस तो 2 पे नहीं आएगा, यही तो कह रहा है ये, 2 से निकल गया 2 पे आना है, 2 से निकल गया 2 पे आना है, तो 2 पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, वापस आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो खुद देखो, एक बार 2 से निकल गया, चाहे 1 पे चला जाए या 2 से 3 पे चला गया या 4 पे चला गया, तो वापस 2 पे नहीं आएगा कभी भी, तो प्रोबेबिलिटी 0 है 2 पे रिटर्न आने का, तो ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो ये आउट हो गया, क्योंकि वंस है ना, इट लिव्स स्टेट 2, इट विल नॉट रिटर्न टू 2, सही है दी। हाँ, पाई 2 की नीडों पर जरूरत नहीं ना, यही खत्म हो गया, पाई 2 की जरूरत ही नहीं हमें, तो पाई 2 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन इन है ना, वंस यू लीव द स्टेट यू कैन नॉट रिटर्न टू 2, तो ये 0 ही आएगा, चाहे n कुछ भी हो, तो n इन्फिनिटी हो तब भी और n फाइनाइट हो तब भी, चेक कीजिए, ठीक है। सर 2 का लूप है ना, तो एक उसका नहीं था। नहीं तो लूप तो ठीक है तो लूप का क्या है आपको पता है, ट्रांजिएंट का डेफिनेशन क्या है, रिकरेंट का डेफिनेशन क्या है? इफ यू लीव द स्टेट इट इज सर्टेन दैट यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट ना। क्या डेफिनेशन को बताओ, ट्रांजिएंट और रिकरेंट का डेफिनेशन बताओ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो लूप में बट देयर इज अ चांस द वंस यू लीव द स्टेट इट विल नॉट रिटर्न ना, so if there is a non-zero probability that it will not return to some state, it is transient, that's why। तो श्योर है, आपको लगता है कि 2 से निकल जाएगा 2 पे आएगा ही, श्योर नहीं है ना। सर 1 और 3 4 में जाए तो नहीं आ सकता। हाँ एग्जैक्टली तो वो है, तो यही कहना चाह रहा था, इन द लॉन्ग रन है ना, इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट रिटर्न टू स्टेट 2 इज प्रोबेबिलिटी इज 0। या आप चाहो तो आप पाई पी इज इक्वल टू पाई से सॉल्व कर लो, तब भी आपका जो पाई 2 आएगा वो 0 आएगा, चेक कीजिए जरा, जहां पाई ये है हमारा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, यू सॉल्व दिस एंड यू फाइंड द पाई 2, यू विल गेट 0। ओके है जी, देखो एक बार एनालाइज कर लो अपने हिसाब से आप लोग। तो एक तो मैंने थ्योरम यूज किया है एंड ठीक है ना, इसमें पता है सिर्फ इतना सफिशियंट है, 2 इज ट्रांजिएंट स्टेट एंड इतना सफिशियंट आंसर देने के लिए, 2 इज ट्रांजिएंट सो प्रोबेबिलिटी इज 0 टू रिटर्न इन द लॉन्ग रन, ठीक है, एंड द सम विल बी फाइनाइट। ये थ्योरम है, रोएस वाली बुक में देख लेना, तो ये थ्योरम है, उससे हो जाएगा। और रिकरेंट होता तब जाके है ना, रिकरेंट में शायद फिर ये सही हो जाता, अगर 2 रिकरेंट स्टेट होता तो इस तरह से कुछ हो जाता, सी वाला सही हो जाता, 2 ट्रांजिएंट है इसलिए बी ऑप्शन सही है। और जो कह रहा है लूप है, अगर लूप के अलावा और कोई चांस नहीं होता तब जाके ये 1 हो जाता, ये सही हो जाता। अगर मान लीजिए
टू पे ओनली लूप है, ओनली लूप होता तब जाके ये ऑप्शन सही होता, ओनली लूप होने के होता तब। ओके सर। हम्म। ठीक है, देखिए है ना, ये कहने को होता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विजिट टू द सेम स्टेट। ठीक है, चलो ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट या बेसिक। सो नेक्स्ट है 54, राइट। 53 हमने किया, अभी 54 है कि आपको कह रहा है कि x1 x2 x3 इट इज IID स्टैंडर्ड नॉर्मल, यही है जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन, अब ये सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूशन √2 mod x1 अपॉन रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, बी ऑप्शन है। चलो इसको चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स, ये चलो आप लोग खुद करो। सो x1, वो थ्योरम पता होगा ना आपको, स्टैंडर्ड नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर का रूट अपॉन n इज tn, तो उससे हो जाएगा। उसी थ्योरम पे चारों ऑप्शन शायद है, देखते हैं। x1 माइनस 2x2 प्लस x3, ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरम लगाना है ना। आपसे मैं पूछूंगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सीधा से ये भी बता सकते हो, या यहाँ तो t विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ए वाला ट्रू हो जाएगा ना? देखिए बताइए तो। डिनोमिनेटर विल फॉलो काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वो काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपॉन 2, तो वो √2 ऊपर गया। एंड x1 को वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ही है, तो और उसका मॉड लिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? जी तो टी एन को फॉलो करता है, यहाँ पे एन हाँ, तो 3 है। जोर से बोलिए। हाँ मैं पूछ रहा था, ये तो टी एन को फॉलो करता है, n-1 को नहीं। आप लोग अपना चेक कीजिए। हाँ हाँ, थ्योरम डायरेक्टली हो जाए ना, ठीक है। सो जो पिछले क्वेश्चन का बता रहे थे ना, हाँ वही है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ना ये थ्योरम ही है। मतलब ये जो कह रहे थे कि टू इज ट्रांजिएंट देन बोथ विल होल्ड डायरेक्टली साइमल्टेनियसली, तो ये तो साइक्ली मतलब ट्रांजिएंट की प्रॉपर्टी है। ओके इस पे आते हैं। सो आप लोग अपने हिसाब से चेक करो, चारों में एक ही सही होगा ना, सिंगल करेक्ट है तो एक ही सही होगा। तो अब देखिए आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। जस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का अगर मैं बताऊं आपको, तो ये ऐसा कुछ होगा कि x1 का स्क्वायर का रूट अपॉन रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये है काई स्क्वायर 1 और ये है काई स्क्वायर 2/2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है जी, f(1,2), तो t तो नहीं आएगा, पहला गलत है। ठीक है, सो ये है स्क्वायर रूट ऑफ f(1,2). सो बी में आएंगे, बी में भी ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल 0 1 बनाइए, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं आपको पता है ना, रूट एक्स का मतलब क्या है। सो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, है ना, तो मॉड एक्स को आप लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो ये कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ भी यही करेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस 2x2 प्लस x3, तो मीन तो 0, इसका वेरिएंस होगा 1 + 4 + 1 6, तो √6 कर देते हैं, और यहाँ रूट में हो जाएगा
x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने √6 है ना डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, √2 बाई √6 √3। सो अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 3, है ना। तो ऐसा हो जाएगा जी, इसको और इसके ब्रैकेट के अंदर ले आओगे तो ये हो जाएगा √3। सो ये हो गया अब नॉर्मल 0 1, और ये हो गया chi² 1 का रूट। कुछ होता है जी, तो ये तो T1 होगा, ठीक है। तो B सही लग रहा है, ठीक है। सो B इज ट्रू। चेक कर लीजिए। C का भी देख लेते हैं। C का x1 माइनस x2 अपॉन √2, x1 प्लस x2 अपॉन √2, इसका स्क्वायर, तो ये chi² 1 अपॉन chi² 1, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया F11, ठीक है। सो ये जो C वाला है ये F11 है, ये F22 कह रहा है। सो ये भी गलत है, मतलब ऑब्वियसली आंसर तो B ही है, बट बाकी क्यों गलत है मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। D अगर आप देखेंगे सो यहाँ भी ऐसे ही है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अपॉन 3, यही कर रहा है। सो x1 स्क्वायर इज chi² 1 और अपॉन ये है chi² 3, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा यहाँ भी मैंने यूज़ तो कर दिया है, बट आर दे इंडिपेंडेंट, तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि थ्योरम ये है ना रेशियो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। chi² का रेशियो जो है वो तब f में आएगा जब इंडिपेंडेंट होगा। इवन ना तो ये t होगा ना f होगा, क्योंकि ये x1 स्क्वायर और ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ये t भी नहीं होगा और f का रूट भी नहीं होगा जो कह रहे थे ना। तो ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि f कब होता, जब दिस एंड दिस रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। यहाँ क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोवेरिएंस निकाल लो, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ये T1 कैसे आया, सो आप देखेंगे इन दोनों का कोवेरिएंस निकालेंगे 0 आएगा, आई थिंक, चेक कर लीजिए। सो इसीलिए कोवेरिएंस 0 आएगा, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए थ्योरम जो है, ठीक है। सो ओके, सो इट विल नॉट, है ना, ये श्योर है कि T2 तो नहीं होगा एटलीस्ट। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ क्या इंडिपेंडेंट है, नहीं, तो ये भी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, f में भी नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट इट इज़ F13 काइंड ऑफ, क्योंकि कब लिख पाएंगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते। कुछ क्वेरी है पूछिए। तो B सही है। जैसे यहाँ F13 दिया ना, तो आप जल्दीबाजी में F13 लिख देंगे, क्योंकि chi² 1 chi² फॉर्मूला है, लेकिन ये F13 क्यों नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट इंडिपेंडेंट। कोवेरिएंस निकालेंगे 0 नहीं आएगा, ठीक है। 55 पे आइए। सो फिफ्टी फाइव कह रहा है कि ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो सपोज दैट द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो T है एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा आर। अच्छा थीटा मीन है, तो यहाँ थीटा जो है वो मीन है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थीटा है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट थीटा n बल्ब्स आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है, इस थीटा को एस्टिमेट करना है। तो n bulbs are switched on at random at the same time, sorry, after t hours n minus m bulbs are found to be in functioning state। तो है ना, T1 T2 मान लो TM टाइप का है, ऐसे m bulbs हैं। सो कह रहा है कि इसको बुक किया गया, सो n मोर देन m है ना, n bulbs are switched on at the same time। सो n bulbs हैं, उसको स्विच ऑन किया गया एक टाइम पे, तो कह रहा है n माइनस m जो है फंक्शनिंग हुआ, n माइनस m आर फंक्शनिंग। तो बचा कितना, तो मतलब जो m था, है ना, क्योंकि n था ना टोटल, तो n माइनस m और m, सो m नॉट फंक्शनिंग टाइप का ऐसा हो गया ना। तो n बल्ब्स को टेस्ट किया गया एक साथ, एंड n माइनस m फंक्शनिंग है और ये नॉट फंक्शनिंग m। if the lifetime of the other m bulbs are noted as x1 x2 xm, और ये जो m bulb जो फंक्शनिंग नहीं था उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है, ऐसा कुछ कह रहा है।
कि द लाइफ टाइम ऑफ द अदर एम बल्ब्स आर नोटेड एज x1 x2 xm, ये लाइफ टाइम है। सो लाइफ टाइम ऑफ एम बल्ब जो फंक्शनिंग नहीं था वो ये है। देन द एमएलई ऑफ थीटा इज, तो आपसे पूछ रहे हैं एमएलई क्या होगा थीटा का। आफ्टर टी आर, ऐसा यहाँ भी एक था टर्म था, मैं लिखा नहीं। आफ्टर टी आर्स की बात कर रहे हैं ना, आफ्टर टी आर्स, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर टी आर्स n माइनस एम बल्ब्स आर फाउंड टू बी फंक्शनिंग, तो ये यहाँ नहीं, मतलब n बल्ब को टेस्ट किया गया, तो टी आर्स के बाद क्या हुआ कि यहाँ नहीं है टी आर्स, पहले n बल्ब को टेस्ट किया गया। सो आफ्टर टी आर्स, ठीक है, टी आर्स के बाद n माइनस एम फंक्शनिंग था, m बल्ब नॉट फंक्शनिंग था, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है m बल्ब्स का। तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ थीटा का mle क्या होगा। तो ये कहेंगे रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है ना, और उसमें एस्टिमेशन यूज हो रहा है। सो इसका लाइफ टाइम x है ना, जो कि लेस देन t होगा ऑब्वियसली, है ना। सो बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। तो ये t जो pdf था इसका जो दे रखा है लाइफ टाइम ईच बल्ब का, सो ये 1/, क्योंकि मीन थीटा है ना, ये है ऐसा। है जी, आया। तो इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, एमएलए कैसे निकालते हैं आप लोग। तो इसमें ये बता रखा है कि जो n माइनस एम बल्ब फंक्शनिंग है आफ्टर टाइम t, ये कहना चाह रहा है आफ्टर टाइम t, और ये नॉट फंक्शनिंग आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम t के बाद चेक किया गया, तो टाइम t के बाद भी ये बल्ब फंक्शनिंग ही था। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लिखे तो प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 टू n माइनस m प्रोबेबिलिटी xi मोर देन t, तो ये पहले n माइनस एम बल्ब, मतलब n माइनस एम बल्ब जो फंक्शनिंग है उसके करस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन है। और जो बाकी बल्ब है जिसका ऑब्जर्व x1 लाइफ टाइम है, जो m बल्ब नहीं फंक्शनिंग था उसका लाइफ टाइम है x1 पहले बल्ब का है, x2 दूसरे बल्ब का, xm तीसरे बल्ब का। तो यहाँ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट ये n माइनस एम का अलग जो फंक्शनिंग था आफ्टर टाइम t, और जो बिफोर टाइम t खराब हो गया तो उसका लाइफ टाइम दे रखा है आपको, तो ये होगा f xi, सो i फ्रॉम 1 टू m, तो ये मैं अलग से फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उस m बल्ब का अलग है, n माइनस एम बल्ब का अलग है, ये हो जाएगा, ठीक है। t ले लो, t ये pdf है तुम्हारा। सो
क्या आना चाहिए, तो इसको मैक्सिमाइज कर लो। सो यहाँ से तो आपको पता है कि xi का PDF ये है, सो प्रोबेबिलिटी t मोर देन t क्या होगा, e की पावर माइनस टी बाई थीटा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोडक्ट e की पावर माइनस टी बाई थीटा i फ्रॉम 1 टू n माइनस m, और यहाँ PDF लिखना है, PDF है प्रोडक्ट 1 बाई थीटा e की पावर माइनस xi बाई थीटा i फ्रॉम 1 टू m, मतलब m बल्ब्स अलग है, n माइनस m अलग है, इसलिए सो ये फाइनली कितना आ जाएगा, सो e की पावर माइनस टी बाई थीटा की पावर n माइनस m, यही होगा। और यहाँ 1 बाई थीटा की पावर m e की पावर माइनस समेसन xi अपॉन थीटा, जहाँ i फ्रॉम 1 टू m। क्या आप इसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, कैसे निकालते हैं आप लोग एमएलई, यू टेक लॉग, यही करते हैं ना, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन स्मॉल l थीटा बोल देते हैं, तो लॉग लीजिए क्या आएगा, तो n माइनस m t अपॉन थीटा माइनस में खत्म हो जाएगा ना, प्लस फिर यहाँ भी आएगा माइनस लॉग थीटा माइनस समेसन xi अपॉन थीटा, ठीक है, लॉग ले रहा हूँ इसका मैं जस्ट। सो मैक्सिमाइज कर दो, तो l डैश थीटा निकालो, 0 पुट करो। हाँ आना चाहिए ना, m log थीटा मिडिल टर्म, एक 1 मिनट, upon अच्छा हाँ हाँ हाँ, m छूट गया ना, m log थीटा जी, ठीक है। सो इससे अब क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए, थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर होगा। सो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाइंड थीटा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ सर जी वो स्टार्टिंग का जो 2 लाइंस था ना, वो एक और बार समझाइए ना, कि आपने वो xi ग्रेटर देन k वगैरह, उसका थॉट प्रोसेस जरा एक बार देखो फिर इसमें से इसमें क्या बोला गया, टोटल n बल्ब्स हैं, उसको टाइम n पे चेक किया गया, ठीक है। तो n माइनस m बल्ब्स वर ऑलरेडी मतलब उस टाइम पे फंक्शनिंग था, मतलब उसका लाइफ टाइम t से ज़्यादा है, और जो m बल्ब्स हैं वो फंक्शनिंग नहीं थे उस टाइम पे, t टाइम पे चेक किया गया या आफ्टर टाइम t चेक किया गया। सो जो m बल्ब्स फेल हुए हैं उनका लाइफ टाइम ये है x1 x2 xm, ठीक है। एक्चुअली जो बल्ब फंक्शनिंग है उसका लाइफ टाइम एग्जैक्टली नोन नहीं है, वो मोर देन टी है, ये श्योर है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन ग्रुप में है, पढ़िए पहले एक बारी, यू ओपन दैट क्वेश्चन 50, तब तो समझ आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा। यू रीड दैट 55 क्वेश्चन, पीडीएफ ग्रुप में है, ओपन करो, 55 नंबर क्वेश्चन पहले आप पढ़ो, क्योंकि ऐसे सिर्फ सॉल्यूशन देखने से समझ नहीं आएगा, वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन सॉल्यूशन समझ आएगा, है ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए एंड देन डिस्कस कीजिए क्या है। तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। सर रेड द क्वेश्चन, पीडीएफ है सामने, हाँ सर पीडीएफ है सामने, रीड किया मतलब क्वेश्चन। हाँ बताइए, आप पूछिए। क्या क्वेरी है? सर यही क्वेरी था कि आपने जो लाइक्लीहुड लिखा है ना, तो उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी xi ग्रेटर देन k, ये वाला पार्ट, मतलब आपने थॉट प्रोसेस क्या किया आपकी वो ऐसा वाला लाइक्लीहुड लिखने की? जैसे मैं या तो ऐसे बोलूं कि लेट से टोटल कितने हमारे पास वो हैं, मतलब ऐसा लिखूं कि T1 T2 Tn माइनस m, फिर अगला होगा Tn माइनस m प्लस 1, एंड लास्ट में कहाँ तक जाएगा जी, Tn तक ना। सो ये टोटल m बल्ब्स हैं दैट लाइफ टाइम इज लेस देन t, इसका लाइफ टाइम नोन है दैट दे गिव x1 x2 xm, एंड दीज आर द n माइनस m बल्ब्स जिसका लाइफ टाइम मोर देन t है एंड एग्जैक्ट लाइफ टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यही था ना। देखिए ये जो n माइनस m बल्ब्स हैं इट इज फंक्शनिंग आफ्टर टाइम t ऑल्सो, एंड क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि किस टाइम तक चलेगा, क्योंकि टाइम t पे ये हम लोग चेक कर रहे हैं। एंड ये जो n मतलब n माइनस m प्लस 1 से n तक मतलब m बल्ब्स हैं, दे आर ऑलरेडी फेल्ड, मतलब m टाइम पे ये वर्किंग नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है, मतलब फेल हो गया। तो बता रहा है कि जो पहला इनमें से है उसका, है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लाइक एक है पहला का x1, दूसरे का x2, तीसरे का एंड mth का m, दीज आर द लाइफ टाइम। तो जब लाइफ टाइम पता है, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है आपका रैंडम वेरिएबल का, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, ज्वाइंट पीडीएफ ही तो होता है। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या जानते हैं आप, इट्स अ ज्वाइंट पीडीएफ ओनली। यस सर। तो इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिया गया है बिकॉज ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन,
इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं गिवन है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, बट ये गिवन है कि दे आर फंक्शनिंग आफ्टर टाइम t, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट इज फंक्शनिंग आफ्टर टाइम t। तो 1 से लेके n-m ऐसे बल्ब्स हैं दैट इज फंक्शनिंग आफ्टर t, एंड जो m बल्ब्स उसके बाद हैं दे हैव अ गिवन लाइफ टाइम x1 x2 x3 xm। तो हमने यहाँ यूज किया i फ्रॉम 1 to m, x1 x2 x3 xm। तो ई पीडीएफ की वैल्यू उस पॉइंट पे यूज किया गया है ना, तो इससे आ जाएगा। देखिए जरा सॉल्व करके आता है, आंसर तो मैच होना चाहिए पहले इससे। सो क्योंकि इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है तो हमने इसका पीडीएफ यूज किया, यहाँ पीडीएफ यूज किया बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जनरली ये क्वेश्चंस यही तो करते हैं जनरली हम लोग इन्फेरेंस में, ये है। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए यूज किया करना पड़ा पीडीएफ के बजाय बिकॉज वी डोंट हैव लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब दैट आर फंक्शनिंग। तो दैट्स वाई ये श्योर है कि लाइफ टाइम इज मोर देन टी, दैट्स वाई वी आर टेकिंग लाइफ टाइम मोर देन टी। यही लॉजिक है। ठीक है जी। सो देख लेना ऑप्शन क्या है। पहले इसको 0 पुट करो, डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, और 0 पुट करो। यहाँ बाहर है ना, ये माइनस है, और इसको i फ्रॉम यहाँ 1 से m है। ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं फिर इसके आगे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जून 2018 का पेपर डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 55 तक, है ना, जो कि पार्ट बी का है और यूनिट 4 सेक्शन है। देखते हैं आगे, ठीक है, इसके आगे कल देखते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।